संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जो 12 अगस्त तक चलेगी। सत्र के शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सेशन में प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक विपक्ष सरकार से लड़ती रही, लेकिन अब समय आ गया कि सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी देश के लिए लड़ना चाहिए। इसके पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जहां देश की ग्लूमी पिक्चर पेश की गई। उसके साथ साथ आशा जताई गई कि इसमें मानसून अच्छा रहेगा और फसल भी ठीक ठाक होने की संभावना है। कल बजट पेश किया जाएगा, जो तकरीबन 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले विशेष सत्र में लगातार विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती रही कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। आज हालांकि एक दो सवाल विपक्ष की तरफ से नीट पेपर लीक मामले को किए गए, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है और कोई भी अगर पैसे वाला है या फिर कोई अमीर है तो वो किसी भी एग्जाम को पास कर सकता है, पेपर लीक हो सकता है। तो ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से भी उनके इस बयान की निंदा की गई। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे बजट सत्र में लगातार विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर हंगामा करेगी। साफ तौर पर और अन्य मुद्दे जैसे अग्निवीर और महंगाई है, उस पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर रहेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आज पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी, चाहे कल वो बजट की बात हो या अन्य जो 6 बिल पास होने हैं उनकी बात हो, और कई मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कल भारत सरकार का बजट पेश होने जाना है। ऐसे में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश किया जाएगा। वहीं लोगों की उम्मीदें हैं कि जिस तरह से देश बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, साथ ही किसान हो, युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, सभी को उम्मीद है कि ये जो बजट आने वाला है वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे और अच्छा बजट आए। वहीं किसानों की आय भी दुगनी हो। वहीं युवाओं का खास तौर से कहना है कि युवा जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो युवाओं के लिए सरकार को अच्छे कड़े कदम उठाने होंगे और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने होंगे। वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का विशेष रूप से सरकार से मांग है कि जिस तरह से टैक्स लगाए गए हैं, टैक्स में कमी की जाए। साथ ही टैक्स के जो गाइडलाइन है, टैक्स के जो नियम हैं, उनको सरल करने की बात सरकार से आग्रह किया है कि क्योंकि जिस तरह से टैक्स भरा जा रहा है उससे गाइडलाइन समझने में जो व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो व्यापारी है वो दूर हो रहे हैं टैक्स भरने से। तो आग्रह किया है भारत सरकार से कि इस टैक्स की जो प्रक्रिया है उसको सरल करें, जिससे टैक्स भरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भाग दे सकें। वहीं महिलाओं ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार का जो बजट आने वाला है वो महिलाओं के लिए भी खास तौर से अच्छा आएगा और उम्मीद है जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी भारत सरकार अच्छा बजट पेश करेगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के को लेकर के आर्थिक सहयोग के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से बात किया है और ये निर्णय जो है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का होगा, लेकिन बिहार को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री से ये आग्रह किया है कि बिहार को आर्थिक सहयोग दिया जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस के बात पे सम्राट चौधरी बात टालते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जो है स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पे सम्राट चौधरी पीछे हटते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक सहयोग की बात की जाए तो एनडीए की जब भी सरकार रही है बिहार को आर्थिक सहायता मिली है, हमेशा से आर्थिक सहयोग मिला है और वो मिलेगा।
क्योंकि अब बता दें कि बिहार में जो है 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ये जो है मामला लगातार चलता रहेगा स्पेशल स्टेटस को लेकर के। और कहीं ना कहीं जो उनकी सहयोगी पार्टी जदयू है उसका मांग ये है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो वही जो है बीजेपी के तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि बिहार को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है और वो मिलेगा और हमेशा से मिलते आया है आर्थिक सहयोग। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो उनके सहयोगी पार्टी जदयू है, खास करके नीतीश कुमार की हमेशा से मांग रही है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, वो मिलता है कि नहीं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। झारखंड में लोकसभा के चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन का फैसला चुनाव से काफ़ी पहले करने का निर्णय लिया है। दरअसल अमित शाह जब यहाँ रांची आए थे, जगन्नाथ मैदान में जब विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई, उसी बैठक के बाद जो बीजेपी के दफ्तर में कोर कमेटी और तमाम विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये फीडबैक आया कि विधानसभा चुनाव को लेकर कम से कम एसटी एससी की सीटें जो है उसके प्रत्याशियों का निर्णय जो है वो पहले ले लिया जाए, उसकी घोषणा पहले की जाए, ताकि चुनाव की तैयारी वो प्रत्याशी बढ़िया से कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें और किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। इस निर्णय के बाद, इस बातचीत के बाद अमित शाह ने एक बैठक दिल्ली में बुलाई है और उस बैठक में ये निर्णय होगा कि एसटी एससी के साथ 6 सामान्य सीटों पर आखिर कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं। इसके लिए पूरी तरह से तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तैयारी वो कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं। तमाम जो प्रदेश स्तर के बीएल संतोष उस बैठक में रहेंगे, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी रहेंगे, करमवीर सिंह जो कि संगठन मंत्री हैं वो रहेंगे और तमाम लोग लेकर ये निर्णय करेंगे कि किस तरह से एसटी एससी की सीटों के साथ 6 सामान्य सीटों पर भी प्रत्याशियों के चयन का फैसला समय से काफ़ी पहले ले लिया जाए। अभी विधानसभा का चुनाव होने में लगभग 3 महीने का समय है। ऐसे हालात में जिस तरह का निर्णय बीजेपी ले रही है, इसका पूरा लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक राज्य में 84 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 32 से अधिक बच्चों की चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई है और यही वजह है कि राज्य सरकार इस मसले को लेकर अब संवेदनशील हो गई है। पूरे राज्य में जगह जगह सफाई अभियान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अब तक करीब 1 लाख घरों में सफाई के लिए अभियान चलाया है और खासकर उन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जहां पर यह मरीज सामने आए हैं, उन इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर राज्य के करीब 17 जिलों में चांदीपुरा वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद, अरावली, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, महसाना, नर्मदा और राजकोट में भी कई मामले सामने आए हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते शारदा बैराज में जो है पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है बनबसा बैराज से पानी का जलस्तर जो है बढ़ने के कारण वहां से छोड़ा भी जा रहा है, जिसके चलते शारदा नदी उफान पर हो गई है। बीते दिनों पलिया भीरा मार्ग पर जो मार्ग है उस पर जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पर एनएचएआई ने आवागमन को बाधित कर दिया था, जिसके चलते बीते दिनों कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि स्कूटी उसी मार्ग से आ रही थी, आवागमन चल रहा था और वो बहती भी नजर आई है। वहीं बीते दिनों एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें 4 पहिया वाहन भी उस धार के बहाव से बह गई। अयोध्या में आज सावन के पहले सोमवार से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। यहाँ पर आज चूंकि पहला सावन का सोमवार था, जो भी शिवालय हैं वहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। खासकर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित हैं, वहाँ पर भोर 3 बजे से ही शिव भक्तों का तांता देखने को मिला।
सरयू जल के साथ अभिषेक के साथ यहाँ सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक भक्तों ने किया। इसके साथ ही सर्वप्रथम जो भक्त दूर दराज से यहाँ अयोध्या पहुँचे हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले सरयू स्नान किया। सरयू स्नान के बाद सरयू जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। अयोध्या में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर एनएसजी कमांडो ने इससे पहले सुरक्षा का पूरी व्यवस्था को देखा है। इस समय एटीएस के कमांडो, पीएसी के जवान, सीआरपीएफ के जवान और सिविल पुलिस के जवान अयोध्या में सुरक्षा को लेकर जवान यहाँ पे तैनात हैं। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नीट 2024 पेपर धांधली मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाने को कहा है, जो कमेटी यह देखेगी कि आखिर जो सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर वह सवाल का आंसर सही क्या है। और आज शाम तक ही इसकी रिपोर्ट देनी है। उसके बाद कोर्ट इस मामले में 23 जुलाई को अगला सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर उन्हें कुछ और कहना है तो रिटन सबमिशन 1 पेज का फाइल कर सकते हैं। जबकि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कल भी दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें कल 10:30 बजे तक का समय दिया जाए। हम कल 10:30 बजे पुनः अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि पेपर 4 मई को ही या उससे पहले लीक हो गया था, क्योंकि बिहार पुलिस ने जो सबसे पहले जिसका बयान दर्ज किया था, उसके बयान के मुताबिक यह बातें निकलकर सामने आई है। वहीं सीजीआई की तरफ से दलीलें दी गई और कहा गया कि सिर्फ 2 सेंटरों पर इस तरीके की बातें हुई है, इसलिए पूरे देश का परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जब कल इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने एनडीए शासित राज्यों की नीतियों का जमकर विरोध किया। सबसे पहला विरोध सीपीआई की तरफ से किया गया और सीपीआई के विधायकों ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा 65% तो कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार पर दबाव डालकर 9वीं अनुसूची में अब तक शामिल नहीं करा पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार इस मामले में उदासीन हैं और बीजेपी सरकार इस मामले को टाल मटोल रही है। उसके बाद सीपीआई एमएल के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू किया और एमएल के विधायकों ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, नतीजतन बिहार में अपराध का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाए कि हाल के दिनों में दर्जनों पुल पुलिया जिस अंदाज में ध्वस्त हुए हैं, मतलब साफ है कि विकास के नाम पर पैसे का बंदर बांट किया गया है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने नायाब तरीका इख्तियार किया। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने अपने बॉडी पे फल और सब्जियां टांगकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। अलीराजपुर से विधायक और मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। नागर सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण के अलावा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री थे, मगर अभी हाल ही में कांग्रेस से पलायन कर बीजेपी में मंत्री बने हैं रामनिवास रावत, उनको वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिया गया है। नागर सिंह चौहान इससे खासे नाराज हैं, क्योंकि वन एवं पर्यावरण विभाग उनसे छीन लिया गया है। अब नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बचे हैं और ऐसे में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनसे बिना चर्चा किए उनसे 2 बड़े मंत्रालय छीन लिए गए हैं और वो इस समय आदिवासियों के बीच काम करते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में काम करते हैं। कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने मेहनत की है, मगर उसके बाद भी 2 मंत्रालय उनसे छीन लिए गए। वो इस संबंध में अपनी ही सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं।
सूत्रों के अनुसार उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने नज़दीकियों को कहा है कि वो जल्दी ही मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। हालांकि इस संबंध में नागर सिंह चौहान अभी सार्वजनिक रूप से बोलने में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं और अभी अपनी बात वो पार्टी फोरम पर रखेंगे। हालांकि पार्टी एक्टिव हो गई है और नागर सिंह चौहान से उनकी चर्चा जारी है। ऐसे में देखना है कि नागर सिंह चौहान की नाराजगी कब तक जाहिर होगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। सावन के पहले सोमवार पर काशी वासियों के लिए तथा काशी के शिव भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। जिला प्रशासन ने बाबा काशी विश्वनाथ के सुगम दर्शन तथा स्पर्श दर्शन की मांग को मानते हुए अब उनको काशी द्वार से प्रतिदिन दर्शन कराया जाएगा। जी हां, ज्ञात हो कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी के लोगों को भी लंबी लाइनें लगा करके उनका दर्शन करना पड़ता था, जिसमें 4 से 5 घंटे प्रतिदिन लग जाया करता था। जिस पर जिला प्रशासन से काशी वासियों ने मांग किया था कि उनको सुगम दर्शन कराया जाए, जैसे पहले की भांति चला आता था। इस पर जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए मंगलवार से सावन के दूसरे दिन से इस बात का निर्णय लिया है कि अब काशी वासियों को बाबा काशी विश्वनाथ का सुगम दर्शन कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत सुबह 4 से 5 उनको स्पर्श दर्शन, वहीं सायं 4 से 5 बाबा काशी विश्वनाथ का झांकी दर्शन कराया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने यह साफ तौर पे कहा है कि यह सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि एवं प्रदोष के दिनों पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन निश्चित ही इस प्रकार के जिला प्रशासन के फैसले के बाद काशी वासियों में, काशी के शिव भक्तों में उत्साह है। और अब यह देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन काशी के भक्तों को और क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है। कैमरा पर्सन नवनीत राय के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो हमारा भरण पोषण करता है, आज वही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। देश में हर दिन किसानों के आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के आत्महत्या करने के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में इस साल के शुरुआती 6 महीने में 1267 किसानों ने आत्महत्या की है और इनमें से 557 मौतें राज्य के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में हुई है। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून तक के आंकड़ों के अनुसार छत्रपति संभाजी नगर मंडल 430 किसानों की मौत के साथ दूसरे स्थान पर है। नागपुर मंडल में 130 और पुणे मंडल में 13 किसानों की मौत हुई है। तटी कोकण मंडल में किसी किसान के आत्महत्या करने का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर यूपी हो, वहाँ पर किसानों के आत्महत्या करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। राज्य सरकार की तरफ से भले ही योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। सावन माह की पहली सवारी आज उज्जैन में महाकाल मंदिर से शुरू हुई है। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहा होते हुए शिप्रा तट पर जाएगी, जहां पर शिप्रा पूजन के बाद ढाबा रोड होते हुए गोपाल मंदिर के सामने से वापस महाकाल मंदिर यह सवारी लौटती है। सवारी के मार्ग में हजारों की संख्या में लोग इसे दर्शन करने के लिए, इसकी एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे होते हैं। सवारी के आगे कई सारे भक्त डमरू, ढोल, धमाके के साथ भजन कीर्तन करते हुए निकलते हैं और एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। शाम 4 बजे जैसे ही सवारी महाकाल मंदिर से निकली तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 18 बैंड पार्टी के पुलिसकर्मियों ने बैंड की धुन पर बंदूक से उनकी सलामी दी और 5 अश्वारोही दल के पुलिस जवान उनके सामने सवारी के आगे आगे चल रहे थे। कुल मिलाकर अद्भुत नज़ारा था। महाकाल की सवारी निकालने के पीछे मंशा यह रहती है कि राजा प्रजा का हाल जानने खुद सड़कों पर निकलते हैं। काश आजकल के राजा भी प्रजा से इसी तरह मेल जोल रखें तो शायद देश की फिजा ही बदल जाए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।